हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कुछ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन के बारे में। ओके, जो कि फ्रिक्वेंटली आपका पूछा जाता है एग्जाम में। इसका किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ रहा है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में एक असर्शन होता है एंड उसके साथ ही साथ आपको एक रीजन भी गिवन होता है एंड उसमें चार ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा कि जो असर्शन एंड रीजन बोथ आर प्रूव होंगे एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। सेकंड में भी आपका क्या होगा, असर्शन रीजन ट्रू हो गए लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्स। थर्ड आपका असर्शन ट्रू होगा एंड बट जो रीजन फॉल्स होगा एंड बोथ असर्शन रीजन फॉल्स रहिए। तो ये चार प्रकार के ऑप्शन हमेशा होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हम लोग कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन आपको क्या गिवन है। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड स्टील गेट्स नेगेटिवली चार्ज होता है। मैंने आपको जो इसके लेक्चर सीरीज जो हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, आपको बताया है कि व्हाट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड व्हाट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो आपको पता होगा जब एक बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं बॉडी टू बॉडी, लेकिन प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते बॉडी टू बॉडी। क्योंकि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक, तो उसको जो से मतलब कि ट्रांसफर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसी वजह से हम लोग प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को की ट्रांसफर करेंगे। आइदर इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉडी से लूज करवाएंगे, नहीं तो उसको बॉडी में फिल करवाएंगे, ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड ही आपको एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में आधारित है। देखो, आंसर आपको गिवन है, व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क, जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे, द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड स्टील गेट्स नेगेटिवली चार्ज। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होते हैं, देयर आर थ्री मेथड्स। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। फ्रिक्शन हो गया, आपका हो गया कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो जब आप ग्लास रॉड को सिल के साथ रब करोगे तो रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि रॉड से इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली क्या होगा, लॉस होगा, तभी वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। एंड सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, यानी कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। लेकिन रीजन में क्या गिवन है कि ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क क्लॉथ मूव्स टू द ग्लास रॉड। ऐसा तो नहीं हुआ है, ये उल्टा लिखा गया है। अगर ऐसा होता कि सिल्क क्लॉथ से आपका ग्लास रॉड को इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो ग्लास रॉड आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट में आपको कुछ अलग, इसका जस्ट अपोजिट पार्ट गिवन है। इसका मतलब रीजन आपका फॉल्स है लेकिन असर्शन आपको ट्रू गिवन है। तो इस टाइप का जो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, असर्शन हमें ट्रू लग रहा है लेकिन रीजन तो उल्टा है ना। ठीक है, सो व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से किसको ट्रांसफर करेगा, सिल्क क्लॉथ को। सो रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, सेकंड देखो, assertion, a negative charge is an electric field moves along the direction of the electric field.
रीजन गिवन है ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा तो जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट तरफ होगा। ओके, सो आज इट एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फोर्स किसी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन दोनों आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि असर्शन में आपको लिखा गया है, असर्शन में आपको दिया गया है नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड रीजन क्या गिवन है, ऑन अ नेगेटिव चार्ज ऑफ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ऑपोजिट ही लगता है फोर्स। ओके, दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट assertion, if there exists Coulomb attraction between two bodies, both of them may not be charged. The reason, in Coulomb attraction two bodies are oppositely charged. देखो, Coulomb attraction में लिखा गया है कि Coulomb attraction कब एग्जिस्ट करेगा, even when one body is charged and the other body is uncharged. एक बॉडी को मिनिमम चार्ज होना पड़ेगा। ओके, तो दूसरा बॉडी हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम वन बॉडी तो चार्ज होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम कंडीशन रिक्वायर। ठीक है, लेकिन रीजन में लिखा गया है इन कूलम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज होना चाहिए। अपोजिटली यानी कि अगर एक में पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, हमने कूलम अट्रैक्शन में देखा था, दे आर ऑल्सो एट कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स। ठीक है कि नहीं? सो इसमें आपका ऑप्शन बी असर्शन रीजन बोथ ट्रू है, ऑपोजिट के लिए भी वैलिड है, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, जो आपका कूलम्बिक, एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है कूलम्बिक रिपल्सन, रिपल्सन ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है कि नहीं? तो ये जो रीजन है वो सिर्फ एक के लिए वैलिड है, दूसरा रीजन यहाँ पे गिवन नहीं है। इसी वजह से ये आपका ऑप्शन डी को सेटिस्फाई करेगा। Assertion reason, although both are correct, but this is not the right reason for the given statement. Okay? Next, the force with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of a third charge. And reason लिखा गया है कि force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all forces on that charge due to other charges taken one at a time. देखो, तो बेसिकली जब आप फोर्स निकालते हो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको हमें वेक्टर सम यानी कि वेक्टोरिकली ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस के वजह से इज द वेक्टर सम ऑफ क्या होगा कि ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम, जो कि आपने याद होगा हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा था। ठीक है, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे आपको जो असर्शन दिया गया है कि अगर टू चार्जेस के बीच में अगर अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा,
अगर ये दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे किसी भी थर्ड चार्ज को ले आती हूँ तो इसके वजह से इन दोनों में किसी भी प्रकार का फोर्स में इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो असर्शन आपका क्या है, करेक्ट है। द फोर्स विथ which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of a third charge. This statement is correct. लेकिन रीजन क्या गिवन है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time। ये भी आपका सही है क्योंकि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा था कि अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, Q1 के ऊपर Q2 भी कुछ फोर्स लगाएगा, Q3 भी कुछ फोर्स लगाएगा, Q4 भी कुछ फोर्स लगाएगा। ऐसे करके ये वाला जो फोर्सेस है F, लेट सपोज दिस इज F2, दिस इज F3, दिस इज F4, ये तीनों फोर्स Q1 के ऊपर टोटल क्या फोर्स लगाएंगे, हम तीनों इन तीनों फोर्स को क्या करेंगे, वेक्टरिकली ऐड करेंगे एट अ टाइम। ठीक है, जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रीजन भी सही है, लेकिन दिस रीजन, दिस इज ऑप्शन बी के हिसाब से होगा। ये रीजन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है, ओनली टू चार्जेस और यहाँ पे अनदर चार्जेस के लिए लिखा गया है। यहाँ पे तो इफेक्ट के बारे में लिखा गया है ना, और लेकिन यहाँ पे आपका आ रहा है कि फोर्स को हम लोग इस तरह से वेक्टरिकली ऐड करते हैं। तो दोनों में कुछ लिंक नहीं है। ठीक है, दोनों में कुछ लिंक नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस गिवन असर्शन। ठीक है, ओके। नंबर 5 देखो, assertion आपको गिवन है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि वर्क डन फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एल क्लोज पाथ के अराउंड, क्लोज लाइन के अराउंड, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रल, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। रीजन लिखा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी वजह से इसका जो वर्क डन होगा फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड एनी क्लोज्ड लाइन और पाथ, वो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे क्या है, assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस assertion, है कि नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए आपको क्या था, बोथ assertion रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ओके, नंबर 6 देखो, assertion गिवन है, electric field is always normal to equipotential surface along the direction of decreasing order of potential। क्यों ऐसा होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन था, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है कि नहीं, E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड वी। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इस तरह का सरफेस, मतलब कि उस सरफेस का हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल रहेगा, इसी सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस में याद रखोगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ठीक है, एंड यहाँ पे जो नेगेटिव साइन जो फॉर्मूला में है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट, है कि नहीं। तो देखो हमें पता है ये फॉर्मूला
हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So electric field is always perpendicular to equipotential surface and the direction of electric field must be in the direction of decreasing electric potential. क्योंकि नेगेटिव साइन आपको क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा हो. ठीक है. नंबर 7 आज फोर्स. तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, दैट इज द बोथ assertion रीजन करेक्ट एंड ऑल्सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन assertion. ठीक. नेक्स्ट देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. और ओके, और रीजन लिखा गया है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, दोनों स्टेटमेंट तो सही है कि हमें पता है फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला याद है, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ए वेक्टर बाई क्यू नॉट. यहाँ पे क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, जिसमें हम लोग लिमिट इन जनरल लिया जाता है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0. टेस्ट चार्ज को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं. ठीक है, कंपेरेटिव टू सोर्स चार्ज. याद आ रहा है? ठीक है. सो इसी वजह से अगर आपका जो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. ठीक. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपका असर्शन. रीजन आपको गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम, जो कि अभी हमने देखा E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू. एफ का न्यूटन, इसका कूलम, न्यूटन पर कूलम. बट टेल मी, is this the reason for this given statement? No, right? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट आपको रीजन में लिखा गया है, वेक्टर के साथ यूनिट का क्या लेना देना. इसको एक्सप्लेन तो ठीक से नहीं कर पा रहा है. ठीक है. सो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बट दिस रीजन इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन assertion or statement. Okay. So देखो, the electric field intensity is equals to force experienced by unit positive test charge Q not placed at that point, जो कि फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको. सो ई वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉर्मूला के हिसाब से ये आपका आ गया क्या, यूनिट आ गया. बट वेक्टर क्वांटिटी को एक यूनिट तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. ठीक है. इसी वजह से इसका जो ऑप्शन बी है वो आंसर होगा. ओके, ऑप्शन बी. यानी कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को. नंबर 8 देखो, assertion no two electric lines of force can interact each other. Reason tangent at any point of electric, the line of force gives the direction of electric field. क्योंकि दो डायरेक्शन आ जाएंगे, ये तो हमने पढ़ा था. ये वैसे भी ये दो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. ठीक है. क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट में, आपका इस पॉइंट में जब आप टेंजेंट लोगे तो वहाँ पे दो डायरेक्शन ऑफ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल. एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल होगा. ठीक है. तो ये रीजन भी इस पर्टिकुलर क्या पर्टिकुलर ये को एक्सप्लेन करता है. ओके. तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आएगा. ठीक है, ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट देखो. ओके, आंसर देख लेते हैं. इफ टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the point of intersection we can draw two tangents to the two lines of force. This would mean
two direction of electric field intensity at the point of interaction which is not possible in general. नंबर 9 देखो, असर्शन आपको दिया गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा ऑफ टू स्पेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर इक्वल, यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 दो इक्वल होंगे अगर आपका R1 R2 अगर नॉट इक्वल होगा तो। डिफरेंट रेडी बोला रहा है, डिफरेंट रेडी बोलने का मतलब जो भी आपका स्पेरिकल कंडक्टर है एक का रेडियस दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर देयर सरफेसेस आर आल्सो इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल होना चाहिए, E1 E2 भी। एंड रीजन लिखा गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो एक डेफिनेशन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। ये इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल होगा, हमें सिग्मा का फॉर्मूला पता है चार्ज बाई एरिया, तो क्या हो जाएगा फास्ट चार्ज बाई फास्ट स्फेरिकल कंडक्टर का एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर इक्वल्स टू Q2, 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, Q1 बाई Q2 हमें मिल गया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे E1 बाई E2, E1 आपका क्या होगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि जो स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस में ही चार्ज होगा, ओके। तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली E2, दोनों का रेशियो से आपको मिलेगा आंसर 1, यानी कि E1 इक्वल्स टू E2, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, असर्शन सही है, रीजन भी खुद में सही है, लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन ही नहीं करता, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का ये रीजन नहीं है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। दोनों तो सही है, assertion इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस गिवन assertion, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स emitting out and entering a closed surface are 8 into 10 to the power 3 and 2 into 10 to the power 3 voltmeter. The charge enclosed by the surface is 0.053 microcoulomb. रीजन लिखा गया है कि गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक्स में बी अप्लाइड टू वेरीफाई दैट। ये दोनों आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट, गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं, ओके। तो बेसिकली आपको गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहा गया है कि जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, ओके। तो यहाँ से क्यू आपको क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट 5, एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट, ओके। एंड फाई आपको एंटरिंग फाई एंटर एंड फाई एग्जिट दोनों का वैल्यू आपको गिवन है। देखो एंटरिंग एंड एग्जिट क्लोज्ड सरफेस, एक ये आपका 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दूसरा है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे यानी कि फाइनल एंटरिंग एग्जिट माइनस एंटरिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स किस तरह से आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर तो वही आ रहा है 0.053 माइक्रोकूलम, यानी कि ये तो करेक्ट है। एंड इसको भी एक्सप्लेन करता है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको वेरीफाई करता है, क्योंकि फ्रॉम गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमने इसको आंसर कैलकुलेट किया। इसका मतलब दोनों आपका सही है एंड रीजन भी इसका करेक्ट है, ओके। इसी वजह से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्यों?
both assertion and reason are correct, and also reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, तो ये था आपका 10 assertion reason फ्रॉम द चैप्टर 1 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपका आएंगे. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड चैप्टर का भी करेंगे. 10-10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एंड हमें इसको किससे हैंडल करना है. ओके, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, so this is all for today. Thank you.